हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। ये सोशियोलॉजी विषय की वीडियो है। पेपर का नाम है भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। तो पिछले 2 दिनों में मैंने इसी पेपर से रिलेटेड वीडियोस को डाली। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में हमने बात की थी कि भारत में सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, उसका सामाजिक सामान्य जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पारिवारिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, संयुक्त परिवार का विघटन किस तरह से हो रहा है, विभिन्न प्रकार की प्रथाएं उनमें परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। तो इनके बारे में बात की थी। तो आज हम 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में हो रहे आर्थिक परिवर्तन की विवेचना कीजिए। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय समाज पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार से लिखिए। तो आज हम इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में हो रहे आर्थिक परिवर्तन की विवेचना कीजिए। जो परिवर्तन है उसका आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके मतलब बहुत सारे परिवर्तन हुए आर्थिक जीवन में। पहला, पूंजीवाद का विकास हुआ, ग्राम उद्योगों का ह्रास हुआ, जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ, आय में वृद्धि हुई, औद्योगिकरण हुआ। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिनमें आर्थिक परिवर्तन मतलब आर्थिक जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। यदि पूंजीवाद के विकास की बात करें तो पहले हमारे देश में कृषि अर्थव्यवस्था प्रमुख थी, लेकिन अब अनेक प्रकार के प्रौद्योगिकी परिवर्तन के फलस्वरूप देश में पूंजीवाद का विकास ज़्यादा हुआ है। और आज आर्थिक उत्पादन गृह उद्योगों में नहीं बल्कि बड़े बड़े मिल और कारखानों में मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर होता है, तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, तो इससे ज़्यादा इनकम भी आती है। तो इसके लिए काफ़ी धन की आवश्यकता भी होती है, और इस कारण आर्थिक उत्पादन के साधनों पर उन्हीं का अधिकार भी हो गए। यानी इन सब जो मिल है, जो कारखाने हैं, इन सबको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आर्थिक उत्पादन के जो साधन हैं उनका उन्हीं पर अधिकार हो जाता है, जो पूंजी के तौर पर बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। दूसरा है ग्राम उद्योगों का ह्रास। तो भारत में औद्योगिकरण के फलस्वरूप ग्रामीण उद्योगों की बुरी तरह से ह्रास हुआ, क्योंकि हमारे देश में ग्रामों के कुटीर उद्योग और शहरों के बड़े बड़े उद्योगों के बीच ना तो कोई समन्वय है और ना ही किसी प्रकार का श्रम विभाजन है। तो इस प्रकार बड़े पैमाने पर मशीन द्वारा जिन सस्ती चीज़ों का उत्पादन होता है उन्हें उनसे प्रतियोगिता करना ग्रामीण उद्योगों में बनी चीज़ों के लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मशीन की चीज़ और हाथ से बनी चीज़ में थोड़ा डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्योंकि मशीन से बनी हुई चीज़ और हाथ से बनी हुई चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इससे ग्रामीण उद्योगों का निरंतर ह्रास ही होता जा रहा है। और सरकारी प्रयत्न ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में तो हो रहा है, लेकिन जो ग्राम उद्योग है उनका ह्रास होता जा रहा है। जीवन स्तर में परिवर्तन। तो भारतीय समाज के आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जीवन स्तर से संबंधित है। आज इस परिवर्तन से संभवतः कोई भी भारतवासी अछूता नहीं है। आज के दौर में मोटरसाइकिल, रेडियो, पक्के मकान, सोफा सेट गाँव तक में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बड़े बड़े शहरों में भी देखने को मिलते थे पहले। तो स्कूटर और साइकिल तो आज बहुत आम चीज़ हो गई है। पहनने ओढ़ने के दृष्टिकोण और खाने पीने के संबंध में भी काफ़ी परिवर्तन आते जा रहे हैं। आज गांव वाला भी पैंट और शर्ट सूट पहनता है, साथ ही कुर्सी व मेज पर खाना अधिक पसंद करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सभी उच्च जीवन स्तर के ही परिचायक है। नेक्स्ट है आय में वृद्धि। तो आज प्रति व्यक्ति औसत आय पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चालू मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय सन 1960 और 61 में 305 रुपए थी, जो सन 1993-94 में बढ़कर अनुमानित 6,929 रुपए हो गई। तो यदि भारतीय कृषक की आय को ही लिया जाए तो ये देखा जाएगा कि उसकी आय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी यानी वृद्धि हो रही है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो विज्ञान की देन है, यानी विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स हैं, तो कृषि के वैज्ञानिक तरीकों ने उनके कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है। तो अब वो थोड़े समय में अधिक उत्पादन कर सकते हैं और बचे हुए समय को किसी अन्य उद्योग धंधे में लगा सकते हैं। कृषि उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में देश जैसे जैसे प्रगति करता जा रहा है, यहाँ के लोगों की आय में भी वैसे वैसे वृद्धि हो रही है। लास्ट है औद्योगिकरण। तो आज औद्योगिकरण के कारण जहाँ एक और देश का उत्पादन बढ़ा
और बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, वहीं देश की आय भी बढ़ी और दूसरी ओर अनेक समस्याओं ने भी जन्म लिया। तो आज इसके कारण ही निवास स्थानों की कमी है, गंदी बस्तियों का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। तो इन गंदी बस्तियों में रहने वालों का केवल स्वास्थ्य ही नहीं बिगड़ता बल्कि नैतिक पतन भी हो जाता है, यानी मोराल भी डाउन हो जाता है और साथ ही उनमें अन्य अपराधी आदतें भी पनपती हैं। तो इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप वर्ष संघर्ष, औद्योगिक झगड़ों को भी प्रोत्साहन मिला और औद्योगिकरण से पूंजीवाद व्यवस्था तो पनपी, लेकिन इससे क्या हुआ कि श्रमिकों का अत्यधिक शोषण भी हुआ। तो पहले श्रमिक वर्ग अत्यंत असंगठित, अज्ञानी और अशिक्षित था, इस कारण उसे पूंजीपतियों के अन्याय और अत्याचारों को चुपचाप सहना पड़ता था। पर जैसे जैसे वे संगठित होने लगे, उन्हें शिक्षा मिली, उनमें अपने अधिकार के संबंध में जागरूकता उत्पन्न हुई, वैसे वैसे औद्योगिक झगड़े भी और ज़्यादा बढ़ने लगे। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इससे पूंजीवादी का विकास भी हुआ, गांव का ह्रास भी हुआ, जीवन स्तर में भी परिवर्तन आया और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उन्होंने भी जन्म लिया। क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, सामाजिक जीवन में परिवर्तन होने के साथ साथ स्थितियों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। आज भारतीय सामाजिक संरचना में ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि स्त्रियां मतलब कि समाज के हर सेक्टर में कार्य कर रही हैं और वो अपने घर में अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चलती हैं। घर के जो इकोनॉमिकल कंडीशन यानी आर्थिक व्यवस्था है या फिर इनकम है, उसमें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। साथ ही वे घर से बाहर जाकर काम करती, पैसे कमाती हैं और परिवार के आर्थिक मामलों में भी मतलब कि परिवार पर कम निर्भर होती है बल्कि खुद अपने घर के खर्च में हेल्प करती है। तो उनमें आत्मविश्वास और अन्य आत्मसम्मान की भावना भी पनप रही है। तो इस प्रकार महिलाओं में आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने वाले कुछ कारक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार, पाश्चात्य संस्कृति, औद्योगिकरण, प्रेस और यातायात व संचार साधनों की उन्नति। स्त्रियों में शिक्षा विस्तार की बात करें तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात धीरे धीरे स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होना प्रारंभ हुआ, यानी स्त्रियों ने भी शिक्षा प्राप्त करना स्टार्ट किया। स्वतंत्रता के पश्चात केंद्रीय और राज्य सरकारों ने भी इस संबंध में अनेक प्रयत्न किए। शिक्षा के विस्तार के साथ साथ स्त्रियों में परंपरागत अंधविश्वास और संकीर्ण मनोभाव दूर होते गए और वे अपने अधिकार के संबंध में जागरूक भी हुई और साथ ही साथ पढ़ लिखकर इस लायक हो गई कि वे नौकरी कर सके। और इसका परिणाम यह हुआ कि वो घर से बाहर जाकर काम भी करने लगती हैं, पैसे भी कमाने लगी और वे परिवार के आर्थिक मामलों में भी हेल्प करने लगी। नेक्स्ट है पाश्चात्य संस्कृति। तो पाश्चात्य संस्कृति से हमारा संबंध बढ़ने के साथ साथ भारतीय स्थिति में नई जागृतियों की लहर आई है। इस बात को शायद कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा क्योंकि पाश्चात्य देशों में स्त्रियां पुरुषों के समान अधिकारों का उपयोग करती हैं। तो ये सब देखकर यहाँ के स्त्रियां भी अपने अधिकारों के संबंध में जागरूक हुई। इतना ही नहीं, पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से भारतीय नारी का संपर्क अन्य गतिशील देशों के नारी समाजों, उनमें नारी आंदोलन आदि के साथ सहज भी स्थापित हो सका। इससे जो जागरूकता इस देश की स्त्रियों में उत्पन्न हुई उसकी भी कीमत कुछ कम नहीं है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण के साथ साथ भारत में अगणित उद्योग धंधे पनप गए जिसके कारण न केवल पुरुषों के लिए बल्कि स्त्रियों के लिए भी नौकरी के पर्याप्त अवसर बढ़े। फलस्वरूप क्या हुआ कि स्त्रियां भी पुरुषों की भांति घर के बाहर नौकरी करने लगी, वहां उनको पुरुषों के साथ साथ काम करना पड़ा। इससे उनकी पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता भी घटी और अंतरजातीय और प्रेम विवाह को प्रोत्साहन भी मिला। पर्दा प्रथा भी खत्म हो गई, साथ ही पुरुषों का स्त्रियों के प्रति मनोभाव भी पर्याप्त रूप में बदला। नेक्स्ट है प्रेस और यातायात व संचार साधनों की उन्नति। समाचार पत्रों आदि का अखिल भारतीय आधार पर मुद्रण और वितरण भी संभव हुआ। यह वितरण यातायात और संचार साधनों में उन्नति होने के कारण ही संभव हुआ। इसके अतिरिक्त यातायात और संचार के उन्नत साधनों ने देश और दुनिया की स्त्रियों को एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान की। इस सब के द्वारा अर्थात प्रेस, यातायात और संचार के साधनों द्वारा नारी आंदोलन को चलाने, नारी समस्या के प्रति स्वस्थ जनमत निर्माण करने, नारी नेताओं के विचार दूर करने में फैलाने में जो सहायता मिली वो भारतीय नारी की वर्तमान उन्नत स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए और उनकी स्थिति पहले से बेहतर भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज पर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार से लिखिए।
तो देखिए, विभिन्न दशाओं के प्रभाव से भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक संरचना, पारिवारिक व्यवस्था, स्त्रियों की परिस्थिति, जाति संरचना, सामाजिक मूल, मनोवृत्तियां, इन सब में होने वाले परिवर्तन को विभिन्न विद्वान कुछ प्रक्रियाओं के रूप में स्पष्ट करते हैं। तो ये प्रक्रिया उन आधारों और दशाओं को स्पष्ट करती है जो भारत में होने वाले सामाजिक रूपांतरण का प्रमुख कारण है। इनमें 3 प्रकार की दशाएं होती है। पहला उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यदि उदारीकरण की बात करें तो उदारीकरण से तात्पर्य है कि आर्थिक प्रतिबंधों में कमी लाना। तो नेहरू महलन बीज आर्थिक नीति प्रतिबंधों और नियंत्रण की नीति थी। किस वस्तु का आयात किया जाए और किस वस्तु को निर्यात किया जाए, उद्योग देश के किस क्षेत्र में लगाए जाए, बैंक किन उद्योगों के लिए ऋण दे, ये सारे निर्णय सरकार द्वारा लिया करती थी। इन प्रतिबंधों और निर्णयों के कारण भारत के उद्योग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही सीमित होकर रह गए। तो इन प्रतिबंधों के कुछ और दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे उपभोक्ताओं को अधिक ऊंचे मूल्य पर वस्तु खरीदनी पड़ती है। वस्तु की पूर्ति चूंकि मांग द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में उत्पादन मांग से अधिक और कुछ क्षेत्रों में उत्पादन मांग से कम होता है। तो इन प्रतिबंधों के कारण प्राय प्रतियोगिता का पूर्ण अभाव रहता है, जिसके कारण उत्पादकों में वस्तु की गुणवत्ता और लागतों को कम रखने के कोई प्रयास नहीं किए जाते। तो इसके कारण इन उत्पादकों ने अपने उत्पादों और वर्षों तक किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किए, जबकि संपूर्ण विश्व में इन क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। यही दशा अधिकांश औद्योगिक निवास और उपभोग वस्तुओं की थी। प्रकार प्रतिबंध अर्थव्यवस्था उस कुएं तथा तालाब की तरह होती जिससे नए पानी को प्रवेश और गंदे पानी को निकास का कोई स्थान नहीं होता और धीरे धीरे सारा पानी विषाक्त यानी खत्म हो जाता है। तो निजीकरण कुशलता और गुणवत्ता के लिए उतना आवश्यक नहीं है जितना कि प्रतिबंध और नियंत्रण में कटौती यानी उदारीकरण करना आवश्यक है। नेक्स्ट है निजीकरण। निजीकरण से तात्पर्य है कि उत्पादन के साधनों और निर्णयों को निजी हाथों में सन्निहित होना, यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से पूर्व 3 प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, यानी किस वस्तु का उत्पादन होना है, उत्पादन किस विधि को अपनाया जाना है और कितनी मात्रा में उत्पादन होना है, यानी इन तीनों बातों का निजीकरण में ध्यान दिया जाता है। इन निर्णयों को जब किसी व्यक्ति द्वारा लिया जाता है तो उसे सोचने का ढंग अलग होता है और जब किसी सरकार द्वारा लिया जाता है तो उसके सोचने का भी ढंग अलग होता है। जैसे कि यह निर्णय लिया जाना हो कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए तो निजी व्यक्ति केवल एक बात को ध्यान में रखेगा कि कौन सी वस्तु बाजार में जल्दी से बिक जाएगी। इसके विपरीत सरकार इस निर्णय को लेती है कि बहुत सारी बातों को ध्यान में रखेगी कि यह वस्तु लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक अथवा लाभकारी है या नहीं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए दृष्टिकोण से इस वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए या नहीं, यानी व्यक्ति के अकॉर्डिंग सोच बदल जाती है और उसकी उपयोगिता भी बदल जाती है। तो इस कारण जब यह निर्णय लिया जाना हो कि वस्तु को किस विधि से उत्पादित किया जाए तो भी निर्णय सरकारी निर्णय से अलग होगा। निजी निर्णय केवल इस बात में ध्यान देगा कि उत्पादन की लागत कम से कम हो, श्रम ज़्यादा लगे, पूंजी ज़्यादा हो, ऊर्जा कम खर्च हो या अधिक। इससे निजी निर्णय प्रभावित नहीं होते, बल्कि जबकि सरकार निर्णय देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेती है। तो निजीकरण में ये डिफरेंस है कि निजीकरण में कोई भी व्यक्ति अपने निजी मतलब कि अपने निजी स्वार्थ को सोचेगा, जबकि सरकार संपूर्ण जनता के बारे में सोचती है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण। तो वर्तमान संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में वैश्वीकरण का भी एक प्रमुख स्थान है। मूल रूप से इस प्रक्रिया का संबंध अर्थव्यवस्था से है, लेकिन अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं परस्पर जुड़ी हुई है, संबंधित है। तो इस कारण अर्थव्यवस्था से संबंधित परिवर्तन भी समाज की संरचना तथा विभिन्न समूहों के पारस्परिक संबंधों को भी प्रभावित कर रही है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। यह प्रक्रिया इस मान्यता पर आधारित होती है कि किसी भी देश में जो ज्ञान और प्रौद्योगिकी किस विकास उपलब्ध हो उसका लाभ दुनिया के सभी देशों को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं के उत्पादन और उनकी कीमत के निर्धारण में सरकार के नियंत्रण को धीरे धीरे कम किया जाए। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि जन साधारण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण रहे, जिससे समाज के कमजोर वर्ग का शोषण न किया जा सके। इसी आधार पर अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए कोटा, परमिट और लाइसेंस देने की नीति भी अपनाई गई।
तो पिछड़े हुए क्षेत्रों, समाज में कमजोर वर्ग और कृषि से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को अनुदान के द्वारा कम कीमत पर बेचने का निर्णय भी लिया गया। तो उदारीकरण प्रतियोगिता पर आधारित उत्पादन प्रणाली से संबंधित है और इस मान्यता पर आधारित है कि सरकारी अनुदान मिलने से व्यक्ति अपने आप को प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं बना सकता। इस दृष्टिकोण से वैश्वीकरण पर उदारीकरण परस्पर संबंधित प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये थे 3 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।